हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमने एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला। अब हम कैपेसिटेंस पे आएंगे। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। कैपेसिटर के बारे में, क्या होता है कैपेसिटर, कैसे काम करता है कैपेसिटर, क्या उसकी फंक्शनिंग है, मतलब क्यों लगाते हैं हम कैपेसिटर, क्या चीज है कैपेसिटर, उसके बारे में सारे बेसिक्स जानेंगे हम कैपेसिटर के इस पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट से हम इसके थोड़ी और एडवांस लेवल की स्टडी करेंगे कैपेसिटर की, ठीक है। तो पार्ट ये 8 है, 7 8 ही है कुछ, ठीक है ना। यहाँ मेरे को 8 लिख दिया मैंने, 7 या 8 में से है पार्ट, ठीक है ना, देख लेना आप। हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर। पिछले पार्ट में हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है ना। अब इस पार्ट में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फील से पढ़ेंगे इसको भी, कैपेसिटर को भी एकदम आपके पूरे दिल में उतार दूंगा क्या चीज है कैपेसिटर, दिल में भी मन में भी, ठीक है। तो देखो अब ध्यान सुनना मेरी बात। पिछले पार्ट का आपका पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी थी सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल हमने निकाली थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। उसमें हमने देखा था कि एक डाइपोल रखा हुआ था कुछ इस प्रकार से, -q +q, ठीक है ना। तो इस पर एक टॉर्क एक ऐसे फोर्स लगती है ऐसे, जिस वजह से इस पर टॉर्क जनरेटर ऐसे घूमता था ये डाइपोल, ठीक है। लेकिन हमने इसको पीछे से पकड़ के ऐसे घुमाया पीछे की तरफ, और मैं इसको ऐसे लेके आया। मैंने इसको पीछे से पकड़कर पीछे फोर्स लगा और मैंने इसको ऐसे कर दिया। इस डाइपोल को मैंने पीछे फोर्स लगा। मान लो पहले इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल θ1 था, फिर इसने θ2 बना लिया एंगल, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने इसको पीछे को पकड़ के लिखा ताकि मैं डेल्टा के जीरो कर सकूं, कंजर्वेटिव फोर्स वही चीजें हैं सारी, ठीक है। मतलब डेल्टा के जीरो कर सकूं और मैं एक्सटर्नल मतलब सारी एनर्जी इसके पोटेंशियल में पा सकूं, ठीक है ना, वो दिक्कत है। अब बच्चों का एक और सवाल आता था कि सर हमने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों यहाँ पे कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्यों कैलकुलेट किया। हम एक्सटर्नल पहले तो हम एक्सटर्नल एजेंट से करवाते थे। देखो यार, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का इसीलिए किया क्योंकि देखो टॉर्क यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है, हमें टॉर्क यहाँ पे पता थी। टाउ जो है ना, टाउ जो था वो नोन था, टॉर्क जो थी वो नोन थी, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। कोई दिक्कत हो सर। डिस्प्लेसमेंट θ1 से θ2 वो बेशक हमने करवाई, पीछे मैं लेके गया इसको उसके अगेंस्ट में, लेकिन फोर्स टाउ तो हमें पता थी ना, यही लगा रही है टाउ, तो समझ रहे हो बात को, टाउ तो यही लगा रही है आगे की तरफ, टाउ तो यही लगा रहा है ना, इसीलिए हमें टाउ नोन था। अब हमें नहीं पता कि हम पीछे, मुझे यहाँ से भी फोर्स देखनी पड़ती पीछे, अगर मैं खुद लगाता तो यहाँ से भी देखनी पड़ती और मुझे यहाँ से भी देखनी पड़ती, तो वो फिर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। इसलिए हम सीधा से इलेक्ट्रिक फोर्स से करते हैं और उसको फिर -∆u के इक्वल रख देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की ईजी होती है कैलकुलेशन, ठीक है। ये भी इसका रीजन। एक और रीजन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का हमें देखना वर्क डन जो -, क्योंकि हमें देखो मेन काम हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप एक्सटर्नल वाले का भी यूज कर सकते हो। पहुंचना आपने यही है, इसी पे पहुंच रहे, बस एक्सटर्नल वाले में यहाँ पे माइनस का नहीं आएगा साइन, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है। जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देखोगे वो -∆u में जाके स्टोर हो जाएगा। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि इजी था, इसमें हमारे सारे फोर्सेज नोन थे। कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात मेरी समझो, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे फॉर्मूला आया था यू का, वो आया था PE cos θ माइनस का। तो इस -PE cos θ में ये जो थीटा एंगल होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच का एंगल होता था, ये थीटा होता था। अब बच्चे यहाँ पे सवाल एक और क्वेश्चन आता है कि जब सर हम डिराइव करने बैठे तो एक तो हमने θ1 तो ये लिया, θ2 हमने ये लिया, हमने सर θ2 ये पूरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डाइपोल एक ये है, एक डाइपोल ये है, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल तो ये पूरा बनता ना, विजुअलाइज करो, ये पूरा बनता θ2। हमने सिर्फ इतना पार्ट क्यों लिया θ2, हमने पूरा क्यों नहीं लिया। और ये वाला तो चलो ठीक है सर θ1, पर ये वाला हमने पूरा क्यों नहीं लिया, हमने सिर्फ आधा क्यों लिया उसमें, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट क्यों लिया। अब देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ दिखा दूँ, डायग्राम में थोड़ा गंदा हो गया। ये था इनिशियल पोजीशन इसकी, ये थी फाइनल पोजीशन, ये मान लो आप लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। θ1 हमने ये लिया, θ2 हमने ये लिया, ऐसा क्यों, हमें सर θ2 पूरा लेना चाहिए था। अगर मैं ये θ2 पूरा लेता, ध्यान सुनना, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता, ये क्या आता है, ये चेंज आता, ये चेंज इन थीटा आता ना, कितना चेंज हो गया थीटा में। ये बेसिकली है क्या, थीटा में कितना चेंज आया, पहले थीटा यहाँ था, अब आपने यहाँ ले आया चेंज इन थीटा। ये पूरा एंगल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये चेंज इन थीटा है। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये चेंज है थीटा का, ये समझ आ गया ना सबको। ये पूरा एंगल अगर मैं लेता और इसमें से θ1 माइनस करता तो ये चेंज इन थीटा आता, जो θ2 है। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, ऐसे करते था टाउ डॉट डी थीटा, फिर हमने इसको लिखा था टाउ डी थीटा, ये डॉट हटा के डी थीटा cos थीटा ऐसे लिखा था हमने। अब देखो डी थीटा का मतलब क्या है,
जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी थीटा के रिस्पेक्ट का मतलब है चेंज इन थीटा, डी का मतलब क्या है, डेल, वेरी स्मॉल चेंज इन थीटा, तो यही तो है चेंज इन थीटा, इसलिए हम यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 चेंज रखते हैं। कितना चेंज हुआ है, फील ले पा रहे हो कितना चेंज हुआ है, बच्चे ही नहीं समझ पाते, रट लेते हैं, चलो जी हो गया ना। चेंज इन थीटा इंटीग्रेशन में क्या रखोगे, चेंज इन थीटा रखते हो, लेकिन फॉर्मूले में पूरा थीटा आता है, क्योंकि हमने बाद में 90 को 0 मान के वो पूरा थीटा आ जाता है, समझ रहे हो बात। तो ये इसकी फील है कि हमने थीटा को इतना क्यों लिया, ठीक है, चेंज इन थीटा रखते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लिया, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका हमें क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है टाउ की, यहाँ पे टाउ की हमने वैल्यू ड्राइव की थी ना, हमें पता है यहाँ पे, इसलिए हमने इसका वर्क डन कैलकुलेट किया, हमने एक्सटर्नल का वर्क डन कैलकुलेट नहीं किया। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है ताकि हम सारी की सारी चीज के पोटेंशियल पे पा सकें, ठीक है, कोई दिक्कत हो सके। तो ये इसकी फील थी सारी, तो होमवर्क की डिस्कशन हो गई। अब चलते हैं हमारे आज के मेन पार्ट पे, मुख्य पार्ट पे, जो कि हमारा कैपेसिटर के बारे में हम चर्चा करते हैं। सर कैपेसिटर होता क्या है, देखो आपने अपने पंखे में या मोटर वगैरह में या फिर कैमरा फ्लैश वगैरह में, इन सब में एक आपने डिब्बी देखी होगी, व्हाइट कलर की डिब्बी सी होती है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर, वही है कैपेसिटर। सर इसका काम क्या, देखो भाई कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं ना, जो कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस ऐसे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, कितना सर, 25 एम्पियर से लेके कम से कम 50 एम्पियर तक कितना करंट चाहिए होता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए इतना चाहिए होता है। बाकी एक बार वो स्टार्ट हो गए उसके बाद वो नॉर्मल अपना जितना भी खींचते हैं 5, 6, 10 एम्पियर उतना ही लेते हैं वो, ठीक है ना उसमें। अब इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए इतना करंट क्यों चाहिए, एक बार स्टार्ट हो गया फिर तो वो अपना नॉर्मल करंट लेते रहते हैं स्टार्ट करने, क्योंकि देखो जब स्टार्ट करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, ठीक है ना, ये ज्यादा होती है, क्योंकि स्टार्ट करना किसी चीज को औखा है, उसके बाद जब वो चल गई फिर तो चलाए रखना सौखा है उसको, ठीक, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, अभी मार्कर रुका हुआ है, मुझे इसको स्टार्ट करना है, मुझे ज्यादा फोर्स लगाना है, एक बार मूवमेंट में आ गया फिर तो मैं इसको फोर्स लगाता हूँ, तो ये चीज होती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसको आप लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, जब हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें मुश्किल लगता है, होती नहीं है स्टार्टअप से, जैसे पढ़ाई शुरू करी सर हो ही नहीं रही, या फिर आपने मान लो नया कोई गेम खेलना शुरू किया, बास्केटबॉल खेलनी शुरू किया आपने नई, तो जब आपने नई बास्केटबॉल खेलना शुरू की आपसे शुरू में नहीं खेली जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको आती नहीं खेली है, शुरू में नहीं खेली जाएगी, आप धीरे धीरे सीखोगे फिर आपका फ्लो बन जाएगा, फिर आप बास्केटबॉल के बिना रह नहीं पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब एक इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करोगे आप तो उसको बहुत ज्यादा करंट चाहिए होगा, स्टार्ट करने के लिए चीज को बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, क्योंकि उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है, ठीक। अब इसके एग्जांपल ले लो, फैन को चाहिए होता है, मोटर हो जाइए आपकी घर की मोटरें, जो भी मोटर जिसमें भी मोटर होती है वगैरह, उसमें मशीन वगैरह में मोटर होती है, तो उन सब, और कैमरा फ्लैश हो गई है, कैमरा फ्लैश में भी जो लाइट जगती है ना, वो जो लाइट जगती है कैमरे में तो इतनी छोटी सी सेल होती है, और वो जो लाइट जगती है वो इतनी ज्यादा जगती है, तो वो लाइट इतनी ज्यादा उस छोटी सेल की वजह से नहीं जाती, उसमें कैपेसिटर होता है छोटा, ठीक है, तो उस वजह से चलती है। तो अब इन सबको स्टार्ट होने के लिए सर बहुत ज्यादा करंट चाहिए, लेकिन हमारी जो घर की तारें हैं उसमें तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आता है, लगभग 5 से 10 एम्पियर, इतना करंट तो आता नहीं उसमें, 25 एम्पियर होती है, इतना करंट नहीं आता उसमें, इतने में तो जाएंगे वो तारे, ठीक है, इतना करंट नहीं आता उसमें, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिसिस्ट वालों ने, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, और वो ले आए कैपेसिटर को, कैपेसिटर का जन्म हुआ यहाँ से। अब समझिए, कोई भी चीज की इन्वेंशन तभी होती है जब प्रॉब्लम उठती है, बिना प्रॉब्लम के कोई चीज की इन्वेंशन नहीं। आज हमें सब कुछ मिल रखा है, आज हमारे आसपास सब कुछ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम कुछ इन्वेंशन नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी नहीं उठ पाती, क्योंकि हमारे आसपास पहले से सब कुछ बन चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें जो नहीं बन पाई हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, ठीक है ना। तो आप भी कुछ ऐसा बनाओ जिससे आपका नाम हो, ठीक है ना, आप भी कुछ ऐसा बनाओ जिससे आपका नाम हो, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर बना के साइंटिस्ट ने अपना नाम कर लिया, ठीक है ना, वैसे आप भी कुछ बनाओ ऐसा जिससे आपका नाम हो, ठीक है ना। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, हिस्ट्री में भी यही है, जब भी कोई प्रॉब्लम आई लोग प्रॉब्लम से बाहर निकलने का समाधान ढूंढते हैं, और उसी समाधान में इन्वेंशन होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीज, तो कैपेसिटर की इन्वेंशन बनी यहाँ से, चलो ज़्यादा हिस्ट्री का ज्ञान दे दिया मैंने आपको, ठीक। तो कैपेसिटर की यहाँ से इन्वेंशन, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या करता है सर, कैपेसिटर क्या करता है, ये स्टोर करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और सप्लाई कर देता है इसको, किसको सर, जिस भी अप्लायंस उसको सप्लाइड सडनली एकदम से हाई अमाउंट ऑफ करंट दे देता है, वही चाहिए सर, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कैपेसिटर इज अ कंडक्टर
कंडक्टर इधर, एक कंडक्टर है ये जो स्टोर करता है, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे भी आप उसको बड़ी बढ़िया से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कैपेसिटर एक कंडक्टर है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझे बात। अब देखो यार, कैपेसिटर को जिस प्रकार से आपको दिखता होगा, पंखे में होता है, ऐसा होता है सिलेंड्रिकल टाइप का, ऐसे इसकी तारें होती है, जुड़े होता है कैपेसिटर पंखे में जिस भी से, ठीक है ना। इसको कई बार लेमन लैंग्वेज में कंडेंसर भी बोल देते हैं। अब कई बच्चों को समझ आएगा क्या पढ़ रहे हैं कैपेसिटर समझ नहीं आया सर, कंडेंसर से समझ आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये कंडेंसर ही है जो आपकी मोटर में पड़ा होता है। मेरे पास है नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे मिल जाएगा कहीं से कंडेंसर, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसको दिखाऊं प्रैक्टिकल कैसा होता है, ठीक है। तो आज भी मैं ढूंढने गया था पर मेरे को मिला नहीं कंडेंसर, कहीं पुराना, ठीक है ना। पंखे से तो निकाल नहीं सकता, ठीक है ना, पंखे से निकाला फिर तुम्हें 3-4 दिन वीडियो नहीं मिलेगी ऐसे फिर मैं वीडियो बनाने लायक नहीं बचूंगा, ठीक है ना। तो देखो, तो ये कैपेसिटर है सर, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कंडेंसर बोले तो आपने समझ जाना वो कैपेसिटर की बात कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटर इसका ऑफिशियल नाम है, घर का नाम इसका कंडेंसर है। जैसे आपका घर का नाम बिल्लू, चिंकू, मिंटू जो भी है, वैसे ऑफिशियल नाम आपका कुछ हो रहा है, हरिप्रसाद सिंह जैसा भी, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो इसका क्या नाम है, कैपेसिटर, ठीक है ना। तो क्या करता है सर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, सप्लाई करता है, एकदम से पुश मारता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है सर। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट, कैपेसिटेंस क्या होती है सर आगे ना। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, देखो भाई, कैपेसिटर पता लग गया आपको, ये अप्लायंस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फेंक के मारता है, एकदम स्टोर करता है, फेंक के मारता है। अब हमें टर्म पढ़ना है कैपेसिटेंस, सर हमारे चैप्टर के नाम में भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अब हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, देखो भाई, कैपेसिटेंस क्या है, आप कह सकते हो इसको एबिलिटी है एक, ये कैपेसिटी बोल सकते हो, कैपेबिलिटी बोल सकते हो। किसकी कैपेबिलिटी है, क्या कहते हैं अपनी, कैपेसिटर की होगी और किसकी होगी, ठीक है ना। प्लेयर की, कोई प्लेयर है उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, खेलना। किसी स्कॉलर है, कोई पढ़ने वाला बंदा है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, पढ़ना। कैपेबिलिटी क्या होगी, पढ़ना, ठीक है। तो वही चीज है, कोई टीचर है उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, पढ़ाना, ठीक है ना। कोई डॉक्टर है उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, इलाज करना। वैसे कैपेसिटर की कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटेंस। तो क्या लिखोगे इसकी डिफाइन में, आती है डिफाइन कई बार, क्या होती है, इट इज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। चलो कैपेसिटी ना लिखूं, अब कैपेसिटर, कैपेसिटी, कैपेसिटर सब में उलझ जाओगे। इट इज एबिलिटी लिख लो, उलझ जाओगे नहीं तो मुझे पता है। इट इज एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ये क्या है, कैपेसिटर की एबिलिटी है टू स्टोर या टू होल्ड भी लिख सकते हो, कितनी होल्ड कर सकता है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज, वही चीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है कैपेसिटेंस जो हम पढ़ रहे हैं सर, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, होल्ड करने की इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो जो कैपेसिटेंस है ना, एक और बात ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी सब उसकी, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर होती है। प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर में पहले से ही डिसाइड है कि उसकी कैपेसिटेंस क्या है। किसी कैपेसिटर जब वो बना तभी से उसकी कैपेसिटेंस डिसाइड होगी कि इसकी कैपेसिटेंस इतनी है, समझे ना बात, क्योंकि इतना चार्ज होल्ड कर पाएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट। सर फील नहीं आई फॉर्मूला देख के, फील ले लो अब इसकी, देखो फील क्या है सर इसकी, देखो फील क्या है इसकी। मान लो एक कंडक्टर है, मान लो अब इस पे कोई चार्ज नहीं, मान लो कैपेसिटर ही है, मान लो कैपेसिटर है, कंडक्टर से ही बनता है। तो एक कंडक्टर है, इसको मुझे कैपेसिटर बनाना है। तो अब कैपेसिटर बनाना है, तो कैपेसिटर बनाने के इसको चार्ज चाहिए, चार्ज होल्ड करेगा, मैंने कहा बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे dq चार्ज लेके आता हूँ, दूर से इस पे रखता हूँ, dq चार्ज मैं ला के दूर से रखता हूँ। तो जितना ज्यादा मैं इस पे dq चार्ज रखूंगा उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, समझ लो ना बात को। जितना ज्यादा चार्ज रखूंगा, क्योंकि क्या है कैपेसिटेंस, क्या है एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, वही तो है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो रख रहा हूँ मैं इसमें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना चार्ज के, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, और वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया। अब ध्यान से सुनना, अब मैं अगर किसी पर चार्ज रख रहा हूँ तो उसमें वोल्टेज भी आएगी, वोल्टेज कह लो पोटेंशियल भी आएगा, उसको पोटेंशियल बोल सकते हो, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। तो उसमें पोटेंशियल भी आएगा, जब मैं किसी पे चार्ज, अब पोटेंशियल क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा। जो आप अब नवा चार्ज लाओगे ना, और चार्ज जब इसमें रखने लाओगे, पोटेंशियल का नाम ही ना, मैं रिपेल मारूंगा। पोटेंशियल यही था, V इज इक्वल टू KQ/R, ये फोर्स ही तो है एक तरह से आप कह सकते हो। तो पोटेंशियल क्या करेगा, रिपेल मारेगा इसको, जब क्योंकि इसमें पहले से पोटेंशियल बन चुका, पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको रिपेल करेगा, चार्ज को नहीं आने देगा और ज्यादा को, समझ रहे बात को। तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के यहाँ से फॉर्मूला है। फील आ गई,
वोल्टेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, तो यहाँ से वोल्टेज बन जाती है आपकी, या वी डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो वर्क डन भी कह सकते हो आप कि आप वर्क डन कर रहे हो उसको यहाँ लाने में, कितना वर्क डन कर रहे हो। तो अब देखो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ेगी यहाँ से, तब ना बात को, चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, कितना वर्क डन करो, समझ रहे हो बात को। अगर वोल्टेज कम हुई, ध्यान सुना, वोल्टेज कम हुई या पोटेंशियल कम हुआ, ऐसा समझो, पोटेंशियल कम हुई तो वर्क डन भी कम होगा। अगर मैं चार्ज बढ़ाई जा रहा हूँ, वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है तो वर्क डन भी कम होगा। अगर वर्क डन कम हुआ, ध्यान सुना, अगर मैं वर्क डन मैंने कम किया या वर्क डन इसने कम किया, चार्ज का वर्क डन देखते हैं वैसे, क्योंकि पोटेंशियल इसका है, तो इसने वर्क डन कम किया तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो बात को, समझ गए बात को, ठीक है ना, समझ गए बात को, समझ गए बात को। बस इतना समझो, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत हो कि मैं डी क्यू चार्ज ला रहा था, इस पर रख रहा था, जितना जितना चार्ज आ रहा था सर उतनी उतनी कैपेसिटेंस बढ़ रही थी, क्योंकि डिफाइन ही है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने की प्रवाह है। लेकिन जब मैं चार्ज लाया, इसका कुछ पोटेंशियल भी बढ़ गया, वो पोटेंशियल इस नवे चार्ज को नहीं आने दे रहा, पहले मार रहा है। समझ गए, समझ गए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके। अब इसको एक और तरीके से भी समझाते हैं, कोरोना डिस्चार्ज से। कोरोना डिस्चार्ज, इसकी कोरोना डिस्चार्ज के एप्लीकेशन पे ही हम एक वो भी पढ़ते हैं, वेन डे ग्राफ वो जनरेटर, ठीक है ना, इसी के एप्लीकेशन पे बनता है वेन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है, कुछ ऐसी स्पेलिंग देख लेना इसकी, वेन डे ग्राफ जनरेटर, जो आपके एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इतना बेसिकली पूछा नहीं जाता वैसे तो बोर्ड में, ठीक है ना, इसको ना हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब अभी ये जो चैप्टर की सीरीज चल रही है इसमें नहीं आएगा वेन डे ग्राफ जनरेटर, ये आएगा मिसलेनियस टॉपिक में, जब लास्ट में मैं सारे चैप्टर्स के मिसलेनियस टॉपिक लाऊंगा तब उसमें डालूंगा ये वेन डे ग्राफ जनरेटर, क्योंकि ये इतना मेन नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है वेन डे ग्राफ, ठीक है ना, मुझे बता देना अगर आपने पढ़ना तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा वेन डे ग्राफ जनरेटर, क्योंकि कोरोना डिस्चार्ज ज़्यादातर सिलेबस में नहीं होता, ठीक है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ, मान लो ये कंडक्टर है, इस पर आप चार्ज लेके आए, इस पर आपने चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इस पर कुछ चार्ज है, इसकी कुछ वोल्टेज होगी, समझ रहे हो बात, इसकी कुछ चार्ज है, इसकी कुछ वोल्टेज है। अब चार्ज की वजह से इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, है ना, चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसके आसपास क्या, कुछ भी नहीं, अभी तो फिलहाल एयर है, जब कुछ नहीं होता तो हवा होती है तो एयर है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के मॉलिक्यूल पे पड़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ ले जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया इसमें और नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो गया, पोलराइजेशन ऑफ एयर हो गया, पोलराइजेशन ऑफ एयर हो गया। अब इस पोलराइजेशन ऑफ एयर की वजह से क्या हुआ, इस पोलराइजेशन ऑफ एयर की वजह से क्या हुआ, ध्यान से सुनना, इस पोलराइजेशन ऑफ एयर की वजह से क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया, ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है बाहर इस पॉजिटिव चार्ज में आने के लिए, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाता है, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, आपको शॉकेट्स देखने को मिलते हैं, लाइटनिंग सी देखने को मिलती है, यही कहता है कोरोना डिस्चार्ज होता है इसको बोलते हैं। कोरोना वाला कोरोना नहीं सर, कोरोना वायरस इसको बोला गया कोरोना डिस्चार्ज, यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज होता है एयर में से, इसको बोलते हैं कोरोना। कई बार आपने देखा होगा जो अपने होते हैं ट्रांसमीटर, बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं, जब कहीं नमी होती है हवा में ज़्यादातर तो ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर बन जाते हैं जब नमी होती है हवा में, ठीक है, तो लाइटनिंग होती है एकदम, आप नेट पे जाकर भी देख सकते हो, कोरोना डिस्चार्ज के शॉर्ट्स देख लेना, आपको उसमें पता लग जाएगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना, तो ये तो एग्जांपल हो गया। अब इसमें क्या हुआ, आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़्यादा हुई तो पोटेंशियल भी ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई तो पोटेंशियल भी ज़्यादा हुआ, समझ रहे हो बात को, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा ही तो पोटेंशियल होगा, उतना ज़्यादा ही तो पोटेंशियल होगा किसी चार्ज का। मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनी, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, चार्ज से बनी, जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल भी तो बढ़ता जाएगा इसको, तो पोटेंशियल जितना ज्यादा हुआ, अभी पोटेंशियल से समझ लो इस बात को, पोटेंशियल जितना ज्यादा हुआ इसका उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा हुई उतनी कम कैपेसिटेंस हुई, क्यों उतनी कम, क्योंकि ये जो एयर के इलेक्ट्रॉन है इसमें घुस गए और इसका चार्ज न्यूट्रलाइज करने लगे पॉजिटिव चार्ज, तो अब चार्ज खत्म होने लग गया और चार्ज कम होने लग गया, मतलब कैपेसिटेंस कम होने लग गई, तो ये कोरोना डिस्चार्ज से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज। अब सर ये तो सारा हो गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इस फॉर्मूले को देखने से ऐसा लगता है सर कि जो C है ना सर, वो डिपेंड करता है किस पर, Q पे और V पे, Q ज्यादा होगा C ज्यादा होगा, Q कम होगा C ज्यादा होगा, V कम होगा C ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है आंखों का धोखा, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं ठीक है ना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है ना, कभी कभी, इसीलिए सीधा नहीं मान लेना से। हम एक टर्म बोलते हैं कि C, अगर मैं लिख दूं C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, बच्चे शौक हो गए सर ये क्या लिख दिया कि C इंडिपेंडेंट है Q और V से, मैंने कहा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है सर, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है ना, ये C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है,
कैपेसिटेंस जो है ना वो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। जब एक कैपेसिटर बन गया तब उस पर थप्पा लग गया पहले कि इसकी कैपेसिटेंस इतनी ही होगी, इससे ना कम होगी, इससे ना ज्यादा होगी। तो सर ये फॉर्मूला हम कैसे ले आए? ये फॉर्मूला तो यार हम अपनी नीड के हिसाब से लेके आए। ये फॉर्मूला इसीलिए आया, देखो ये फॉर्मूला पता क्यों आया कि मान लो किसी कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज पता है तो उसका चार्ज निकाल पाओगे आप, क्योंकि ये तो फिक्स है। या मान लो किसी कैपेसिटर पे चार्ज पता है, आपको वोल्टेज पता है, तो उसकी कैपेसिटेंस वो तो फिक्स ही है ना, वो तो फिक्स ही है, वो निकाल पाओगे आप सिंपली, ठीक है। तो ये समझो बात को, सी इंडिपेंडेंट है क्यू एंड वी का, इन पे डिपेंड नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैपेसिटर पे पहले से फिक्स है, इतना चार्ज होगा ही होगा, इतनी वोल्टेज होगी होगी, कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से आप लिख लो सी किस पे डिपेंड करता है, सी डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर पे डिपेंड करेगा किस कंडक्टर का बना रखा है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है उस पर भी डिपेंड करता है, कैसा मीडियम है, एयर है क्या है बीच में, ठीक है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है, क्या समझ लो बात को, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, किसी मीडियम में वो भी हम देखेंगे आगे, हम फील लेंगे उसमें, ठीक है ना, फील लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर मैं लिख दूं कि मान लो इसकी फील भी ले लेते हैं, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट क्या होगी, सबसे पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी, इसके ऊपर चार्ज है यानी कि कूलम, नीचे क्या है वोल्टेज है, या आप कह सकते हो क्या कहते हैं इसको पोटेंशियल है, तो कूलम पर वोल्ट इसकी वो होगी। इस कूलम पर वोल्ट को हमें एक नई ऐसा यूनिट देती है जिसको बोलते हैं फरद, फैरेड, फैरेड बोलते हैं, फरद नहीं, फैरेड, इसको एफ सिंबल है, फैरेड बोलते हैं इसको, एफ से, इसको हम फैरेड बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। 1 फैरेड का मतलब क्या होगा, अगर 1 है किसी की कैपेसिटेंस 1 फैरेड, उसका मतलब क्या होगा 1/1, यानी कि जब उस कैपेसिटर में 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो उसकी वोल्टेज 1 वोल्ट होगी, समझे फील आ भाई। एक फैरेड का मतलब क्या है कि जब उस कैपेसिटर में 1 कूलम का चार्ज लेके आओगे तब उसकी वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ जाएगी, समझिए बात। तो 2 फैरेड का मतलब क्या, 2 हो जाएगा, मतलब 2 कूलम का चार्ज रखोगे तब 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। 3 फैरेड का मतलब क्या होगा, 3 कूलम का चार्ज होगा तब जाके 1 वोल्ट बढ़ेगा, मतलब जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस देख रहे हो ना, चार्ज आप ज्यादा रख पा रहे हो, वोल्टेज कम बढ़ रही है यहाँ पे, जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हो, तो ये चीजें हैं यहाँ, समझ पा रहे हो, ठीक। अब ये क्लियर है सबको, क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कैसे कैसे होते हैं, कैपेसिटर किस किस टाइप्स के होते हैं, प्यारे प्यारे कैपेसिटर के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो कैपेसिटर मेनली 3 टाइप के होते हैं, कैपेसिटर्स मेनली 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट और एक होता है सिलेंड्रिकल। देखो स्फेरिकल भी बहुत कम आता है आपके पेपरों में, सिलेंड्रिकल भी बहुत कम आता है, मेन वाला पार्ट सबसे ज्यादा 90% आपको पेपरों में यही मिलेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और आपके सिलेबस में 90% यही है। लेकिन मैं स्फेरिकल भी पढ़ाऊंगा, सिलेंड्रिकल भी पढ़ाऊंगा, स्फेरिकल भी पढ़ाऊंगा, सिलेंड्रिकल भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ना नहीं, पूरी फील लेनी है फिजिक्स, क्योंकि सीबीएसई का कुछ नहीं पता, क्योंकि ये है तो है ना सिलेबस, स्फेरिकल डाल दे क्या पता कभी उसका मूड चेंज हो, सिलेंड्रिकल पा दें, सीबीएसई का कुछ नहीं पता, इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे, ज्यादा फोकस इस पर रखेंगे क्योंकि ये ज्यादा आता है, पढ़ेंगे ये भी, कोई दिक्कत, पढ़ेंगे ये भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर का आइडिया दे देता हूँ, क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। तो देखो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब ऐसा सा कैपेसिटर होगा स्फीयर का, इस पे पॉजिटिव चार्ज घेरा हुआ है सारा। देखो कैपेसिटी में ना एक और टर्म यूज करते हैं, कैपेसिटर में एनर्जी बाउंड होती है, एनर्जी को वो जाने नहीं देता, उसने सारा चार्ज पकड़ के रखा है ना, एनर्जी बाउंड होती है, किसको देगा वो एनर्जी, जब चलानी हो गया हमें तब देगा वो सारी, ठीक है, तो एनर्जी बाउंड करके रखता है कैपेसिटर, ठीक है, तो ये भी टर्म हम यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मान लो स्फीयर का रेडियस r है, इस पे वोल्टेज v है, इस पे चार्ज q है, तो मैंने आपसे बोला कि इसका मुझे कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ, कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ। तो सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है Q/V, मैंने कहा बिल्कुल होता है। मैं पोटेंशियल को क्या लिख सकता हूँ, सर पोटेंशियल होता है स्फीयर के लिए, अगर मैं सरफेस का, क्योंकि सरफेस की बात चल रही है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, यहाँ पे KQ/R डेराइव करवाया था, तो यहाँ पे V की जगह KQ/R लिख सकता हूँ, लिखो Q/KQ/R है तो ऊपर चला जाएगा। अब देखो R से R कट, Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कितना आ गया R/K, K क्या होता है सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये मैंने लिखा K की वैल्यू क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो C आ गया यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो
ये चीज कांस्टेंट, तो कैपेसिटेंस किस पे सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, आर पे होना भी चाहिए। देखो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मैंने बताया था ना मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, कितना बड़ा कितना छोटा मटेरियल है इन पे नहीं डिपेंड कर रहा। ये तो बस बहरूपिया है जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, अंदर इसके गहराई में खोदोगे तो ये है, समझे? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, ये होती है इसकी वैल्यू, तो कांस्टेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा रेडियस का लोगे उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। समझिए बात, समझिए बात को, समझ गए बात को? यस सर समझ, ठीक है ना। और देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डायमेंशन पे डिपेंड कर दिया, यहां से तुम्हें पता लगा डायमेंशन पे तो सर डिपेंड कर रहा है कि कितना बड़ा रेडियस है, डायमेंशन पे तो कर, और एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये एक तक अगर मैं एयर के लिए मानूं तो ये कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर मान लो सॉलिड में रख दिया, लिक्विड में रख दिया, तब एप्सिलॉन नॉट चेंज होता है ना। परमिटिविटी पढ़ाया था ना पहले चैप्टर में, फील्ड दी थी पूरी, परमिट करती है अपनी फील्ड को दूसरे की फील्ड को कम करने के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी है। तो परमिटिविटी जो है ना ये क्या है, डिपेंड अपॉन मीडियम ही तो है, तो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है सर, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटर जो है ना वो डायमेंशन यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है, ये बात नोट कर लो, ये बात नोट कर लो। क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है। देख फॉर्मूले से लगता है देखने में, क्योंकि फिजिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है ना, खुद बनाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसमें बस इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे इसको, एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ इस पर। तो इसका न्यूमेरिकल देखो, मान लो इफ रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हमें देखा सर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू आर कितना है 1 होता ना, अरे 1 होता है ना, अरे बोलना कुछ अभी बोलना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओ सॉरी यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1/9, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 1/9 × 10 की पावर 9 × 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया, इसको ऊपर ले जाओ बेशक तुम, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर -9/9, तो इसको कट करोगे तो आएगा समथिंग 1.1 इंटू 10 की पावर -10 हो गया ना, 1 पॉइंट में यहाँ लिया, क्योंकि 11 आता तो 1 पॉइंट में यहाँ लिया, ठीक, तो -10 फैरेड। तो देखो बहुत छोटी कैपेसिटेंस आ रही है यहाँ से, कितनी छोटी कैपेसिटेंस आती है, और ना ज़्यादातर कैपेसिटेंस छोटी ही आती है, आपको माइक्रो फैरेड में मिलती है, ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी कैपेसिटेंस आपको मिलती है, ठीक है ना। इसको आप 1.1 इंटू 10 की पावर -4 माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हो, 6 पावर होती है माइक्रो, ठीक, इतना भी आप इसको लिख सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी कैपेसिटेंस मिलती है आपको इनमें स्फेरिकल वालों में, ठीक है, सब में, ठीक है ना, छोटी छोटी मिलती है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ एक और न्यूमेरिकल ले लो इसी पे, मुझे कैपेसिटेंस चाहिए 1 फैरेड, जो कि बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, जो कि 1 फैरेड। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ कैपेसिटर मैं कितना लूँ, अगर वो स्फेरिकल है, अगर मुझे कैपेसिटेंस चाहिए 1 फैरेड, तो मैं रेडियस ऑफ कैपेसिटर कितना लूँ, मेरे को ये बता दो बस। तो आप कहोगे सर देखो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन, और एयर में है कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस, तो आपको कैपेसिटेंस 1 चाहिए, ले लो सर, इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आर, तो सर इसको उधर ले जाओ, रेडियस पता लग जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 किसमें, मीटर में, इज इक्वल टू आर। सर इतनी बड़ी रेडियस अर्थ की रेडियस पता तुम्हें कितनी होती है, अर्थ की रेडियस होती है अपनी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, और ये कह रहा है कि इतनी रेडियस की कैपेसिटर बना लो भाई, तुम अर्थ की रेडियस से भी बड़ी, मतलब तुम्हें अर्थ से भी बड़ी कैपेसिटर बनानी पड़ेगी 1 फैरेड रीच करने के लिए। तो यही इसका क्या है, यही इसका क्या है लिमिटेशन है इस वाले कैपेसिटर की, कि ये जो है ना इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस नहीं दे पाता, इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस नहीं दे पाता, ठीक है ना, और इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी भी बाउंड नहीं रह पाती, क्योंकि कोरोना डिस्चार्ज की वजह से एनर्जी, कैपेसिटर की खासियत क्या है कि वो एनर्जी को बाउंड रखता है, लेकिन कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ये इतनी एनर्जी को बाउंड नहीं रख पाता, कोरोना डिस्चार्ज कर देता है, अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है, ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी भी बाउंड नहीं रहती और कैपेसिटेंस भी इसकी बहुत लो है, जिस वजह से क्या होता है, हम इसका यूज़ कम करते हैं, हम पैरेलल प्लेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए पैरेलल प्लेट भी आपके सिलेबस में जो आपको दिखते हैं ना प्लेट में ज़्यादातर पैरेलल प्लेट वाले होते हैं, ठीक है, तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर खत्म, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम शुरू कर देंगे अगले पार्ट में, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम शुरू कर देंगे, उसकी एनर्जी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे सवाल देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, ज़्यादा नहीं खींचते आज के पार्ट को। आज हमने बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर को कवर किया, कैपेसिटर जाना क्या होता है, कैसे होता है, फील पूरी दी कैपेसिटर की। आपको नेक्स्ट पार्ट में अगर पॉसिबल है तो मैं कैपेसिटर भी आपको दिखा दूंगा कैसा सा होता है, ठीक है ना, अगर मेरे को मिल गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस न्यूमेरिकल लगा रहे हो ना सारे चैप्टर के, जो मैं टॉपिक्स कराई जा रहा हूँ उसके न्यूमेरिकल लगाते जाओ साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है ना। फील तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना, फील तो मैं दे ही रहा हूँ पूरी आपको जान लगा के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, पढ़ाई करते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।